दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोलवाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम एक वन लाइनर एयरटेक के साथ फिर आपके बीच हाजिर हुए। आज हम कक्षा 6 से कक्षा 12 के बनने वाले वन लाइनर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं कक्षा 6 का हमारा राजस्थान इतिहास, जिसमें हम 10 टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें पहला अध्याय से बनने वाले महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है 10.41%। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम भाग में। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अगला प्रश्न। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान में जिलों की संख्या है तो अब तो वर्तमान में 41 है, इसमें 33 दिए गए। ठीक है। अगला प्रश्न। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, लेकिन वर्तमान में चेंज हो गया है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर। जयपुर संभाग में जिले आते हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। ये पुराने वाले हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। हम उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अब वर्तमान में उसके अनुसार नहीं देख रहे हैं। जोधपुर संभाग में आने वाले जिले हैं जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर संभाग में आने वाले जिले बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर संभाग में आने वाले जिले अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिला शामिल है। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले शामिल है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5, जिसमें है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो मध्य प्रदेश। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा के साथ लगती है तो पंजाब के साथ। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ के नाम से। इसी के साथ हमारा कक्षा 6 का पहला चैप्टर समाप्त होता है। वह दूसरा चैप्टर देखते हैं राजस्थान का इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राचीन समय में राजस्थान में विभक्त था जनपद एवं अंचल में। राजस्थान में किस भाग को मेरू प्रदेश कहा जाता था? तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र को मरु प्रदेश कहा जाता था। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत से। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो मरु प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? तो वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। जांगल प्रदेश की राजधानी थी तो अहिच्छत्रपुर को वर्तमान में कहा जाता है? नागौर। आप दोस्तों समझ रहे होंगे इतना फास्ट रैपिड कैसे पढ़ रहा है या कैसे क्वेश्चन बताया जा रहे हैं। लेकिन ये क्या करें कि कक्षा 6 से 12 तक के सबसे वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इस किसी भी एग्जाम में जाते समय इसे रैपिड या स्पीड के साथ देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो जांगल प्रदेश से। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है? तो मत्स्य जनपद। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो विराटनगर। मत्स्य जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है? तो अलवर व जयपुर के मध्य भाग में। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? तो चीनी यात्री यांग चांग ने। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सुरसैन जनपद को।
सुरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। किस यूनानी लेखक सुरसेन का उल्लेख किया है? तो सिकंदर ने। कौन सी प्रशस्ति में सुरसेन नामक राजवंश की जानकारी होती है? तो बयाना प्रशस्ति। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी? तो मालवा, सीवी और अर्जुनायन। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति आध्यात्मिक स्थापित हैं? तो उदयपुर के पूर्वी और पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्रों में। इस क्षेत्र की किस नाम से जाना जाता है? तो सीवी जनपद के नाम से। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मध्यमिका। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो चित्तौड़ के पास नगरी गांव से। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य नाम से जाना है मेदपाट तथा प्रागवाट। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति का आधिपत्य स्थापित किया गया है? तो अर्जुनायन। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? तो नगरी टोक। मालवों की विजय या युग अभिलेख कहाँ स्थित है? तो नानसा भीलवाड़ा में। किस के आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? 5वीं सदी में हूण आक्रमण से। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो व्रत संहिता नामक ग्रंथ से। जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने गए हैं। मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्रफल किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ के साथ। मेवाड़ में कुल कितनी राजधानियां रही हैं? तो 7। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चामंड, उदयपुर मेवाड़ की राजधानी रही हैं। राजस्थान में कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो 2। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वागड़ प्रदेश को। पिलानी के पास नुहर क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो गुर्जर प्रतिहार का। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती क्षेत्र से। कोटा बूंदी का प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? तो मीणा। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो बूंदा मीणा के नाम पर। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ढूंढाड़। कछवा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? तो मीणा और बड़ गुजरों का। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो मेष जाति का। मेवात जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? तो हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? तो खानवा के युद्ध में। प्रताप को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ को। झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो मालवा। शेखावटी क्षेत्र से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो चूरू, झुंझुनू, सीकर को। ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरवाड़ा। इसी के साथ कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर हमारा इतिहास के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगला चैप्टर 3 इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 2। पुरातात्विक एवं साहित्य स्रोत। प्राचीन काल में अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है क्या कहलाते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत। प्रत्यारोप की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो गटियाला अभिलेख से। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है चिरवाग का शिलालेख। दयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की। अमीर महाकाव्य की रचना किसने की? तो नयन चंद्र सूरी ने। अमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर की। पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचना है? तो कर्नल जेम्स टोड की। वंश भास्कर के रचनाकार हैं तो सूर्यमल मिश्रण। वीर विनोद के रचनाकार हैं तो श्यामल दास जी। मारवाड़ राजस्थान का इतिहास की रचना विश्वेश्वर नाथ। इसी के साथ हमारा कक्षा 6 का चैप्टर 3 समाप्त होता है। अगला अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में
प्रस्तुत युग के अवशेष किस नदियों के किनारे प्राप्त हुए? तो बनास, गंभीरी, बेड़च और संबल नदी के। धातुओं में मानव सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ से। ताम्र सभ्यता किन नदी के कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दृष्टवती या सरस्वती नदी। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो नुमानगढ़ जिले में। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन थे? तो बीबी लाल और बी के थापर। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? वर्तमान में किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी। कालीबंगा नालियाँ किससे बनी हुई थी? लकड़ी और ईंट से। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था ईंटों का। कालीबंगा में अग्निवेदिका कहाँ पर बनी होती थी? चबूतरों पर। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता से समान थी? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के समान। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर की चार दीवारी के बाहर। अगला प्रश्न, गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखें, तो तांबे के बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। तांबे का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंघा प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ? माना जाता है नदियों का पानी का प्रवाह सूखने व मरुस्थल के बढ़ने के कारण। उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? तो आहड़ सभ्यता से। किस स्थान को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो धूलकोट को। धूलकोट की दीवारें किस से बनी होती थी? दीवार पत्थर से और मिट्टी से बनी होती थी। किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं? आहड़ सभ्यता से। एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? तो सामूहिक परिवार का। कौन सी सभ्यता है जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? तो आहड़ सभ्यता होगी। आहड़ सभ्यता में से प्राप्त चूल्हे किस प्रकार के हैं? तो मट्टी के आकार के, भट्टी के आकार की। कौन सा स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो आहड़ सभ्यता के निवासी। अगला प्रश्न देखें, तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं? लाल भूरे रंग में। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो आहड़ सभ्यता से। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोग कौन से नए नगर बस आए? तो गिलून और भगवानपुरा। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ताम्रकालीन आहड़ सभ्यता से। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन व एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त होते हैं? तो बालाथल से। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो लोहा कालीन सभ्यता के। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो बालाथल से। बैराट, जयपुर के अलावा किस स्थान से बने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो बालाथल सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्र संचित संस्कृति से। गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? तो दोहरी परतदार सिराकारी वाली तांबे की पिन। गणेश्वरी सभ्यता से कितने प्रकार की मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? तो 2 प्रकार के। लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो बैराट, सांबर, बांगुर और रेड। बैराट राजस्थान के किस जिले में है? तो जयपुर। बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? तो बैराट से। महाभारत काल में बैराट किस नाम से जाना जाता था? तो विराटनगर से। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ पे बिताया था? तो विराटनगर में। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है? तो बैराट। किस स्थान से अशोक के
ब्राब्रू शिलालेख ये बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए तो बैराट सभ्यता से। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई तो बैराट सभ्यता से। अगला प्रश्न देखिए, 36 चांदी की मुद्रा से में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं तो 28 मुद्राएं। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमार्क हैं तो 8 मुद्राएं। यहाँ की खुदाई से स्वास्तिक तथा तीव्र चक्र के चिन्ह, आयु अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है तो बैराट सभ्यता के। इसी के साथ कक्षा 6 का चौथा अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, अध्याय 5, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। सॉरी, इसके प्रश्न हमें नहीं मिल पाए, देखेंगे हम कहीं आपको होंगे तो उसके भी ला लेंगे। अध्याय 6, राजस्थान की भौतिक स्वरूप। भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है तो 4 भागों में। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। थार मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला हुआ है तो 12 जिलों में 61% भूभाग पर। ये पुराने हैं। राजस्थान के 61% भूभाग को थार का मरुस्थल है, उसमें से कितना प्रतिशत जनसंख्या रहती है तो 40%। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है तो राजस्थान का थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के किस भाग को मान मरुस्थल कहा जाता है तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को। किसी स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है तो बालू का स्तूप को। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो 5। मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्च भूमि व अंत प्रवाही प्रदेश। राजस्थान में अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है तो 9%। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसेन तक। अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जाता है 2 भागों में। अरावली की राजस्थान में लंबाई है तो 550 किलोमीटर यानी कि 80%। आगे देखें तो राजस्थान के अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भूभाग निवास करता है तो 10%। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो 23%। 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो 40%। किस क्षेत्रफल को बीएड भूमि या डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है तो कोटा से धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को। 56 का मैदान कहाँ पाया जाता है तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में माई और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान का भाग। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है तो आरोटी का पठार से नाम से। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग में फैला हुआ है तो 7%। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत रहती है तो 11%। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं तो 5 प्रकार की। अरावली से पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो उप आर्द्र जलवायु। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा तथा दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिले में जलवायु पाई जाती है तो अति आर्द्र जलवायु। राजस्थान की प्रमुख ऋतु है ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक चलती है, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं कहलाती हैं लू, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है तो अरब सागर मानसून से। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है तो झालावाड़ 100 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है तो जैसलमेर 10 सेंटीमीटर वर्षा।
अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू 150 सेंटीमीटर वर्षा। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है तो मावठ। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। मावठ किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गेहूँ के लिए। इसी के साथ कक्षा 6 का छठा प्रश्न चैप्टर भी समाप्त होता है। अगला चैप्टर 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान में जल विभाजक हैं अरावली पर्वतमाला। अपवाह क्षेत्र के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र व आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान की बनास, काली, सिंध, पार्वती आदि नदियाँ किस नदी में मिलती हैं? तो यमुना। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? तो गंगा नदी में। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं तो लूनी, माई, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं उनकी सहायक नदियां। ऐसी नदी जो समुद्र में पहुंचकर जल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं कहलाती हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियाँ हैं घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मेड नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला से। राजस्थान की 12मासी सबसे लंबी नदी है चंबल। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ में। अगला प्रश्न, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? पुराण के अकॉर्डिंग 6 जिलों में। राजस्थान का उद्योग किसे कहते हैं? तो कोटा को। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल। बनास नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद जिले की खबर पाड़िया से। बनास नदी का बहाव क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? तो सवाई माधोपुर के रामेश्वर के निकट। बनास नदी है मौसमी नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। बनास की लंबाई है 480 किलोमीटर। बनास नदी के तट पर स्थित नगर हैं टोंक, सवाई माधोपुर। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं मिनाल, कोठारी, बेडस और खारी नदी। लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो अजमेर से। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? तो गोविंदगढ़ से। लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं से मिलने से होता है? सरस्वती और साबरमती नामक 2 धाराओं से। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से होते हुए कच्छ की खाड़ी में। अगला प्रश्न, लूनी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? तो बाड़मेर जिले के बालोदा क्षेत्र से। लूनी नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो जोजरी, बाडी, मिठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, सांगी, गुहिया। अगला प्रश्न देखें तो माइन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। माही नदी राजस्थान के किन 2 जिलों में बहती हैं? तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। माइन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सोम और जाखम। माइन नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? तो खंबा की खाड़ी में। अगला प्रश्न, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो जयपुर। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बैराट की पहाड़ी से। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो बाणगंगा नदी का। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो बाणगंगा को। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़। घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है? तो गंगानगर से। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो सरस्वती नदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। चंबल परियोजना को किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4।
चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर बना चित्तौड़ में कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? तो जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात की। माही बजाज सागर बांध स्थित है तो बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य है तो पेयजल विद्युत सिंचाई। बिशुलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो टोंक जिले से। बिशुलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिशुलपुर गांव में। बिशुलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? तो जयपुर, अजमेर को एवं टोंक जिले को। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न देखें तो सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? तो बाड़मेर, जालौर जिले में सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जय बांध कहाँ पर स्थित है? तो पाली जिले में। सोम कमलांबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किससे है? तो उदयपुर से। जाखम परियोजना का संबंध किससे है? तो जाखम नदी, जाखम बांध प्रतापगढ़ से। परंपरागत जल स्रोत हैं कुएं, बावड़िया, जोहर, टांके, खड़ीन। गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित हैं उदयपुर में। जन्ना सागर झील स्थित हैं उदयपुर में। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? तो जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो जय सिंह ने। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद। जोधपुर के प्रमुख जिले हैं बालसमंद, कायलाना और अमृतसागर। जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? तो गड्डीसर। गीप सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर जिले में। कोलायत झील स्थित है बीकानेर में। सिलीसेट झील स्थित है अलवर में। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग। इसी के साथ हमारा कक्षा 6 का 7वां अध्याय भी समाप्त होता है। अगला चैप्टर 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। इसी के साथ 2 मिनट रुकते हैं हम। अगला चैप्टर 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। रबी की फसल की बुआई की जाती है तो अक्टूबर से नवंबर के बीच। रबी की फसल की कटाई की जाती है तो मार्च से अप्रैल के मध्य। प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूँ, जौ, चावल, चना और सरसों। खरीफ की फसल की बुआई की जाती है तो जुलाई व अगस्त माह में। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल। जायद की फसल बोई जाती है तो मार्च माह से अप्रैल से जून जुलाई तक। प्रमुख जायद की फसलें खरबूज, तरबूज, ककड़ी। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? तो बाजरा, सरसों और ग्वार। राजस्थान जो व चना उत्पादन में देश में किस स्थान पर कौन सा स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में खाद्य फसलों की मुख्य खेती की जाती है तो मक्का की। राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो गंगानगर। अगला प्रश्न देखें तो पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 35%। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस से होती है? तो कुएं व ट्यूबवेल से 66%। राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होता है? तो 33%। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होता है? तो तालाब से। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। भारत में कुल पशुधन का राजस्थान में पाया जाता है तो 11.27%। 20 पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई? तो ऊँट व गधों की संख्या में। पशुगणना
20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई? तो गाय व भैंस में। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 87 प्रकार के। राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो रॉक फॉस्फेट। कौन से खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी व संगमरमर। अगला चैप्टर 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान में कुल साक्षरता है 66.11%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.19%। राजस्थान में महिला साक्षरता है 52.12%। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए हैं? तो 1000 की आबादी पर। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्रों में किए जाते हैं? तो 30,000 की। राजस्थान में 1 लाख की आबादी वाले राजस्थान पे कौन से केंद्र स्थापित किए जाते हैं? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। राजस्थान के 33 जिलों में कितने जिले मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? 30। ये प्रश्न पुराना हो गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? तो डाक विभाग में। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना की गई तो 1 अक्टूबर 1964। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो जोधपुर में। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई है तो धौलपुर में। राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-15। NH-15 का नया नाम NH-68 1162। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-71B। NH-71B का नया नाम क्या है? तो NH-19190। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है? तो 2, उत्तर पश्चिमी रेलवे व पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? तो 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है तो उदयपुर में। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी चलाई गई तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1974 में। इसी के साथ कक्षा 6 का 9वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब अगला अध्याय देखते हैं तो कक्षा 6 का अंतिम अध्याय कक्षा 10वां लोक संस्कृति एवं कला। पूरी राजस्थान में भाषा की प्रतिनिधित्व बोलियां कितनी हैं? तो 4, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं? तो 4, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी व शेखावटी। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? तो शिव व पार्वती का। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है तो तीज का त्यौहार। भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो शीतला अष्टमी। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सील की डूंगरी। जयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? वल्लभ नगर कस्बे में। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। केला माता का मंदिर स्थित है तो भरतपुर में। आई थिंक भरतपुर में होना चाहिए, गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को सवाई माधोपुर में स्थित मेले को कहा जाता है? तो लक्ष्मी मेला। केला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? तो लाल। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का। हरियाली अमावस का मेला की शुरुआत किसके शासक काल से हुई? महाराणा फतेह सिंह के शासन काल से 1899 में। हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है हरियाली अमावस्या को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कहाँ से भारत आए थे? तो ईरान से। ख्वाजा साहब का उर्स लगता है रजब मास की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर जिले के माई जाकम सोम नदी के संगम पर। बीकानेर के शासकों के अधिशास्त्री माता कौन सी है? तो करनी माता। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक। बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक।
गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में गलियाकोट उर्स किस मज़ार पर होता है? किसकी मज़ार पर होता है? तो फखरुद्दीन मौला की मज़ार पर। किस मज़ार को मज़ार ए फकबरी कहा जाता है? तो फखरुद्दीन मौला की मज़ार को। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है तो गलियाकोट। राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल हैं? तो रामदेव जी, पाबू जी, मिहा जी, अड़बू जी, गोगा जी। गोगा नवमी मनाई जाती है। भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी स्थित है। हनुमानगढ़ में तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। पर्वत नागौर में ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी का मुख्य वाद्य यंत्र है पाबू के मंड या पाबू के पखवाड़े। अच्छा, पाबू का मुख्य स्थान तो पाबू मंड। मीराबाई का जन्म हुआ है मिर्जा राठौड़ वंश की कुर्की गांव में। मीरा का विवाह किस वंश में हुआ? तो सिसोदिया वंश में भोजराज से। दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की? तो 1585 फतेहपुर सिकरी में। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? तो 1508 की भाद्र कृष्ण अष्टमी को पिपासन नागौर में। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कतरियासर बीकानेर में। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए? तो गोरखनाथ जी से। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रखते हुए भी लोगों को शिक्षा के अलग जगाई तो श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से है? तो शेखावाटी से। श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी? तो सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ में। किस संत का आदर्श वाक्य है? सोचता ही ईश्वर का निवास है। श्रद्धानाथ जी। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है तो बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान है तो उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियाँ के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और बीकानेर का। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला नाथद्वारा। टेराकोटा की वस्तु निर्मित की जाती हैं अलवर बाड़मेर में। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर और जोधपुर के। सेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की। इसी के साथ हमारी कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान समाप्त होती है। यदि आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।